हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ यहाँ पर हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पिछले कुछ महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 24 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो ये सही समय है जिस चीज़ के ऊपर में हम फोकस कर सकते हैं, और वो है रिविजन। ठीक है, एक वीडियो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वेपन्स न्यूज़ में रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी न्यूज़ में रही है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उसको ज़रूर से चैनल पर चेकआउट कर लेना, जहां पर डिफेंस से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको कवर करवा दी गई है। आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पिछले 4 महीने के ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे चर्चाओं में रही है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, वो सब, क्योंकि ये तरीका बहुत डिफरेंट है दोस्तों। आपने तमाम जितने भी वीकली कंपाइलेशन है, मंथली कंपाइलेशन है, वो सब देख लिए होंगे। ये डिफरेंट पता है क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है, आपको सोर्सेज दिखाई देंगे, आर्टिकल दिखाई देंगे कि भाई ये आर्टिकल है, ये हमने डिस्कस करना है। ये आर्टिकल दिखाई देगा न्यूज़पेपर का कि ये क्यों चर्चाओं में था। ये आर्टिकल दिखाई देगा कि हाँ, ये खबरों में क्यों था। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आएगा कि हाँ, मैंने अपना न्यूज़पेपर कवर कर लिया है पिछले 4 महीने का। दोबारा से न्यूज़पेपर रिवाइज कर लिया है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, बट वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन लंबा क्यों होगा? क्योंकि ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। ज्योग्राफी के बाद दोस्तों आज हम एनवायरमेंट सेक्शन को भी कवर करेंगे। बिल्कुल, एनवायरमेंट के लास्ट 8 मंथ के इकोलॉजी के करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स, ये भी कवर होने वाला है। तो कहोगे सर, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट साथ में क्यों हो रहा है? एक GS1 है, एक GS नंबर 3 है, क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक है। बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव्स हैं, क्रॉप्स डिजीज़ हैं जो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट वो ज्योग्राफी में भी आती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों को साथ में मिलाकर कवर करा है। ठीक है, और तीसरा जो है, आज हम लोग स्पीशीज़ इन न्यूज़ को भी इसी सेशन में कवर कर लेंगे। तो जितनी भी स्पीशीज़ चर्चाओं में रही हैं, ठीक है, अलग अलग जानवरों की प्रजातियां चर्चाओं में रही हैं, कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ भी हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपके सामने इसी सेशन में कवर करने वाला हूँ। तो नो डाउट सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन मेक श्योर करना सेशन को पूरा देख लो, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ये सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटी की पीडीएफ्स, ये सारी पीडीएफ वैसे पेड ग्रुप में मिलती हैं, लेकिन इस बार प्रीलिम्स के लिए ये सारी पीडीएफ्स मैं फ्री प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और ये कहाँ पर मिलेगा? केवल और केवल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। ठीक है, 81,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से सभी इनके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब बिना कोई देरी करे धीरे धीरे करके अपना एक्सप्लेन करेंगे, शुरुआत करेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ऐसा ना लगे कि हम रिवाइज करते करते बहुत चीज़ें छोड़ रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा। आपको लगेगा कि यार मैं दोबारा से शुरू से हर एक चीज़ें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है, चलिए पहला आर्टिकल क्या है? इसमें एडिटोरियल वगैरह सब कुछ है। ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो बात करता था स्पेशली फार्मर्स पल्स के बारे में। भाई, आपको पता होगा यूएसए ने एक भद्दा सा स्टेटमेंट दे दिया था कुछ समय पहले कि इंडिया जो है हमसे दाल को परचेज करेगा, जबकि इंडिया ने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था कि हम अमेरिका से दालों को परचेज करेंगे। तो मामला काफ़ी बिगड़ गया था। इंडिया ने बाद में मना किया, भैया हम कोई दाल वगैरह आपसे परचेज नहीं करने वाले। ये मैटर यहाँ पर चल रहा था। जब ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि अमेरिका कह रहा था कि हम बहुत सारी दालें भारत को बेचेंगे, सस्ती दालें देंगे, तो फार्मर्स का एक गुस्सा दिखाई दे रहा था देश के अंदर में कि अगर ये बाहर से दालें आएंगी, सस्ती आएंगी, तो इंडियन फार्मर्स का क्या होगा? क्योंकि इंडिया में भी दालें ग्रो की जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ दालें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इंपोर्ट के ऊपर में हम ये नहीं कर सकते कि सारी ही चीज़ें इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि अपने फार्मर्स का भी ध्यान देना होगा। तो ये मैटर चल रहा था, क्योंकि भारत के अंदर देखोगे दालों को लेकर जो सिचुएशन है, ये ज़्यादातर इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हम लोग यहाँ पर दालों को, बहुत सारी दालें ऐसी हैं जिसको इंपोर्ट करते हैं। म्यांमार के साथ में रिसेंटली हमने डील करी है, वो डील भी आपके सामने इसी मैटर में आ जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो अभी क्या है, इंडिया में एक मांग उठ रही थी इस आर्टिकल के अंदर में कि हमें कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे, बदलाव करने होंगे। पहली बात, दालों को लेकर एक अच्छा एमएसपी देना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना होगा किसानों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दालें प्रोड्यूस कर सकें, है ना। आपको पता है एमएसपी क्या होता है? सरकार यहाँ पर एमएसपी पे, यानी कि एक छोटे से दाम में किसानों से बहुत सारी फसलों को खरीदती है। तो यहाँ पर एमएसपी मजबूत करना होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाने होंगे, अपने देश में प्रोडक्टिविटी को हमें बूस्ट करना होगा, है ना, रेनफेड इन्वेस्टमेंट करना होगा, मार्केट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाने होंगे। बिना इसके रिफॉर्म के इंडिया हमेशा इम्पोर्ट डिपेंडेंट रहेगा। हमारे फार्मर्स को इनकम स्टेबिलिटी देना ज़रूरी है, फार्मर्स को वो सिक्योरिटी देना ज़रूरी है, ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा इन पल्सेस का प्रोडक्शन कर सकें। ये इस आर्टिकल में बात हो रही थी। फिर हमने बात की थी सी बर्ड ड्रॉपिंग्स के बारे में। ठीक है, सी बर्ड ड्रॉपिंग्स मतलब जो समुद्र के ऊपर उड़ने वाली बहुत सारी चिड़ियों की स्पीशीज़ हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी पॉटी की बात हो रही है, इनके ड्रॉपिंग्स की बात हो रही है। तो
एक रिपोर्ट आती है, साइंस एंड टेक का पेज था ये, मुझे अभी याद है, मैंने शायद फरवरी में डिस्कस किया था, 15 फरवरी के आसपास इस टॉपिक को। तो जो समुद्र के ऊपर उड़ने वाली अलग अलग चिड़ियों की स्पीशीज़ हैं, उनका पूप, ठीक है, उनकी जो पॉटी है, इसने काफ़ी ज़्यादा मदद की है इतिहास में चिंचा किंगडम को बढ़ने के लिए। इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, ये रहा आपके सामने आर्टिकल। चिंचा किंगडम क्या है दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा ऐसा किंगडम था जो बेसिक तौर पे पेरू के अंदर में प्रेजेंट था। पेरू में एक वैली है जिसका नाम है चिंचा वैली। एग्जामिनेशन के लिए फैक्ट याद रखिएगा। तो इस किंगडम ने एग्रीकल्चर सेक्टर को अपनाया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए आपके पास में अच्छा फर्टिलाइजर होना चाहिए। अगर खाद अच्छा है तो भाई आप बढ़िया तरीके से खेती कर पाओगे। तो उस समय पर यह पाया गया कि जो ये बर्ड्स हैं, सी बर्ड्स, इनके पूप में, इनके पॉटी के अंदर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वो नाइट्रोजन मदद कर सकता है खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए। तो भाई उसी सी बर्ड के पूप का यूज़ किया गया फर्टिलाइजर सेक्टर में, जिससे जो ये चिंचा किंगडम है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी तरीके से पनपने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ा इतिहास से रिलेटेड, तो ये आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीजन क्या है भाई, यहाँ पर आपको याद रखना है चिंचा वैली पेरू के अंदर में प्रेजेंट है, पहला फैक्ट याद रखना है। और ये चिंचा किंगडम इंका एम्पायर से पहले हुआ करता था। ठीक है, बाद में इंका एम्पायर के साथ में ये मर्ज हो गया था। और ये जो सी बर्ड पूप की हम बात कर रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, प्लीज़ ये भी याद रखिएगा। और इससे इसको यहाँ पे इन्होंने गुआनो का नाम दिया है कि भाई ये जो नेचुरल हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, यानी कि उस समय पर जो ये फर्टिलाइज़र बनाया करते थे खेतों के अंदर में क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो उसमें यहाँ पर ये पूप का यूज़ करते थे। और इसको यहाँ पर ये जो नाम दिया गया है वो गुआनो का नाम दिया गया है, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ पाया और ये लोग अपने एम्पायर को बढ़ा पाए, क्योंकि प्रोडक्शन बन रहा था तो बहुत सारा पैसा ये लोग कमा पा रहे थे। तो चिंचा वैली याद रखना, पेरू साउथ अमेरिका में एक समय पर बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था चिंचा वैली के अंदर में, उसका नाम है चिंचा किंगडम। इंका एम्पायर से पहले हुआ करता था, बाद में इंका एम्पायर में ही ये मर्ज हो गया था। ठीक है, फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कशन किया था कॉटन फार्मर्स को लेकर। याद होगा भाई, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि यूएसए से भी हम भी कॉटन परचेज कर सकते हैं, कॉटन परचेज करके कपड़ा बनाकर भेज सकते हैं। तो इससे हमारे देश का कॉटन सेक्टर थोड़ा सा नाराज़ हो गया था। लोगों ने सोचा कि सस्ते दाम में कॉटन इंपोर्ट किया जाएगा, इससे भारत के अंदर जो कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके प्राइसेस गिर जाएंगे। हमारे कॉटन फार्मर्स का क्या होगा, कॉटन फार्मर को किसी प्रकार से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो ये मामला चल रहा था। फार्मर्स ने ये यूएसए से कॉटन को इंपोर्ट करने का जो ये पूरा एक स्टेटमेंट दिया गया था गवर्नमेंट की साइड से, इसको कंप्लीटली ओपोज किया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट। जैसे कॉटन के बारे में बात करोगे तो ये भाई भारत अगेन एक मेजर कॉटन प्रोड्यूसर है। भाई भारत भी ढेर सारा कॉटन का प्रोडक्शन करता है। इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूस होता है वो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में होता है। एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आज के समय पर कॉटन, जिसके माध्यम से हम कपड़े बनाकर, टेक्सटाइल्स बनाकर, और वो टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, इंडिया की पोजीशन थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बगल में गुजरात हो गया, फिर नीचे तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जो मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स के कैटेगरी के अंदर में आते हैं। क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो अ लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे जो भी कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें भारत भी है। ठीक है, तो जब है हम लोग खुद से कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भाई बाहर से कॉटन मंगाने की ज़रूरत क्या है। अपने इंडस्ट्रीज़ को ही हम ठप कर रहे हैं, बाहर से सस्ता सस्ता मंगा कर अपने इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे, ये था प्रश्न। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था, आपको पता है भाई, देखो इस बार ना ग्रेट निकोबार आइलैंड को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली एनजीटी ने एक क्लियरेंस दे दिया है निकोबार आइलैंड मेगा को, निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट को। ये भाई 92,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट है। 92,000 करोड़ रुपए खर्च करके ग्रेट निकोबार आइलैंड पे हम बहुत सारा डेवलपमेंट करने वाले हैं। डेवलपमेंट किस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट बनाना है, डेवलपमेंट करना है, टर्मिनल बनाना है, ठीक है, टाउनशिप बना रहे हैं, तो बहुत सारा डेवलपमेंट होगा इस पूरे एरिया में। जो अपना प्रेजेंस है उसको हम लोग बढ़ाने वाले हैं ग्रेट निकोबार में। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि भाई ग्रेट निकोबार में ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एंड इसके अलावा कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़, फॉर एग्जांपल निकोबारीज ट्राइब्स और शोम्पन ट्राइब भी इसी निकोबार आइलैंड पर पाई जाती हैं। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे 92,000 करोड़ रुपीस को खर्च करके, तो इनके जीवन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनके लिए आपने क्या प्लानिंग रखी है, ये पूरा का पूरा जो मैटर है पिछले कुछ समय पर चल रहा था। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। जबकि आप देखोगे दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, है ना, कि जो डिफॉरेस्टेशन है उस पर भी हम ध्यान देंगे, दूसरी जगह पर पेड़ लगाए जाएंगे, और जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके प्रोटेक्शन के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंस की जब बात आती है तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड की,
ये कहाँ पर प्रेजेंट है भाई? ये मलक्का स्ट्रेट के जस्ट पास में है। मलक्का स्ट्रेट को देखोगे तो यहीं पास में मलक्का स्ट्रेट पड़ता है, ठीक है? सिंगापुर से होता हुआ जो ये जाता है, तो ये पास में है। इसलिए हमें अगर मलक्का स्ट्रेट पे मजबूती बनानी है, भविष्य में चाइना के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो चाइना को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये इन्वेस्टमेंट करना होगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट लगाना होगा। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। ये इंदिरा पॉइंट पर बिल्कुल सदर्न टिप पर देखने को मिल जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये भारत का सबसे सदर्न पॉइंट माना जाता है, सदर्न मोस्ट टिप माना जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये निकोबार आइलैंड इज डिफरेंट फ्रॉम अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स ऊपर है, निकोबार आइलैंड नीचे है, उसमें ग्रेट निकोबार आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में से एक पर्टिकुलर लाइन गुजरती है, उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल से ये दोनों ही अलग अलग आइलैंड्स को सेपरेट किया जाता है। कंट्रोवर्सी ये हो रही थी कि ग्रेट निकोबार में ढेर सारी अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं भाई। यहाँ पर लेदर बैक टर्टल मिलता है। लेदर बैक टर्टल जिसका आयुसन स्टेटस याद रखना वल्नरेबल कैटेगरी में है, जिसका जो बैक होता है, बैक साइड होता है उस टर्टल का, वो लेदर की शेप में होता है या लेदर की तरह बना हुआ होता है। दूसरी चीज़ जो निकोबार के अंदर में पाई जाती है वो है निकोबार मेगापॉड बर्ड। प्लीज़ याद रखिएगा, मेगापॉड बर्ड को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। ये बर्ड स्पेसिफिकली निकोबार आइलैंड पर ही मिलती है। ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में है, खतरे में है। तो अगर हम ये प्रोजेक्ट लगाते हैं तो भाई इन बर्ड्स की स्पीशीज़ के ऊपर में और भी भयंकर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये मामला, ये मैटर चल रहा है आज के समय पर। फिर आता है क्वेश्चन अबाउट दी कॉपर क्रंच। ये थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। कॉपर क्रंच पता होगा, रिसेंटली कॉपर के जो प्राइसेस है काफ़ी बढ़ गए थे फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में, क्योंकि डिमांड कॉपर की बढ़ती चली जा रही थी, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए प्राइस बढ़ रहे थे। इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं ना भाई, कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसका डिमांड लगातार बढ़ता चले जा रहा है और सप्लाई का शॉर्टेज है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। वही सिचुएशन यहाँ पे कॉपर के साथ में घट रहा था। अब हुआ क्या, हमने कॉपर के बारे में डिस्कशन किया था। कॉपर क्या है भाई? एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेटल जिसका इस्तेमाल आज लगभग सभी इंडस्ट्रीज में हो रहा है। फॉर एग्जांपल कॉपर का यूज़ आज बैटरीज में भी होता है, मोटर्स में भी होता है, वायरिंग में भी होता है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कॉपर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में कॉपर का यूज़ हो रहा है। फिर हमने कॉपर को लेकर कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। कॉपर जिसका एक सिंबल है Cu, ये नेचुरली पाया जाने वाला एलिमेंट है। कॉपर आज का एलिमेंट नहीं है भाई, बहुत पुराना मेटल है। आपने जब पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप स्टोन एज पढ़ते हैं ना, स्टोन एज पढ़ते हैं। तो पाषाण काल के समय पर यहाँ पर ये सारे डिस्कशन करते हैं। स्टोन के बाद में जो ह्यूमंस ने दूसरी चीज़ खोजी, मेटल्स की तरफ वो बढ़े, तो वो था कॉपर। और कॉपर वाला जो एज था जहाँ पे कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, उसको हम कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अर्लीस्ट मेटल है जो ह्यूमंस के थ्रू इस्तेमाल किया गया था, वो यहाँ पर है एग्जैक्टली हमारा कॉपर। कॉपर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर में पिछले 10,000 सालों में। कॉपर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के साथ में एक बहुत बड़ा लिंक रखता है। उसके अलावा ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रीन ट्रांजिशन के ऊपर में फोकस रखता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज वगैरह के अंदर भी यूज़ होता है। अच्छा, हमने डिस्कस कर लिया कॉपर प्योर फॉर्म में मिलता है। कॉपर के जो मेन ओर्स हैं प्योर फॉर्म में, मतलब भाई ये चट्टान के फॉर्म में है, उसी में से ही हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। तो कॉपर की ओर्स जो होती हैं, स्पेशली सबसे कॉमन जो ओर है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है कैल्कोपाइराइट। ये मोस्ट कॉमन है और कैल्कोपाइराइट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ओर है और इसी में से ही सबसे ज़्यादा कॉपर निकाला जाता है। दूसरी है आपकी कैल्कोसाइट और तीसरी आप पे देखने को मिल जाती है बोर्नाइट, ये ध्यान रखना। अच्छा, कॉपर आपने देखा होगा कई बार नरम होता है, इसलिए कॉपर की वायर्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो वायर्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली बढ़िया तरीके से, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़िया तरीके से फ्लो होते हैं और ये मलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है, इसको किसी भी शेप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कोरोशन रेसिस्टेंट है, किसी प्रकार से कोई भी इसके अंदर में जंक नहीं लगती। फिर बात आती है एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी की। कॉपर 100% रिसाइकलेबल होता है विदाउट द लॉस ऑफ एनी क्वालिटी। क्वालिटी का बिना लॉस हुए इसको 100% हम रिसाइकिल कर पाते हैं। अब भारत के अंदर क्या कॉपर मिलता है? बिल्कुल मिलता है दोस्तों। इंडिया में जो सबसे बड़ी भंडार है कॉपर की, जो रिजर्व है, वो है मलंज खंड माइन। मैंने हाथों हाथ रटाया था, याद रखना, मलंज खंड माइन मध्य प्रदेश में है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहाँ से। फिर राजस्थान में आपको मिल जाता है, झुंझुनू बेल्ट हो गया, खेतरी बेल्ट हो गया, बट मलंज खंड माइन का नाम याद रखना, क्योंकि मलंज खंड माइन एक लार्जेस्ट कॉपर माइन है हमारे पूरे भारत के अंदर में। फिर ये तो हो गई दोस्तों इंडिया की बात। इंडिया के अलावा सबसे ज़्यादा कॉपर जो मिलता है वो चिली में मिलता है। चिली लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स एंड प्रोड्यूसर माना गया है। चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है, रशिया है। ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है, लेकिन नंबर 1 पे चिली है।
ओके, ये क्लियर हो गया। माइंस हमने डिस्कस कर लिए, मलंज खंड माइंस का नाम जो है ये थोड़ा सा याद रखना। वैसे भारत में 3 मेजर स्टेट्स हैं भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ये 3 राज्य आपको देखने को मिल जाएँगे जहाँ पर ढेर सारा कॉपर हमको मिलता है। कॉपर का इस्तेमाल मैंने आपको बता चुका है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में जो पीसीबीज़ होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इन सब में यहाँ पर इस कॉपर का यूज़ किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय पर इसके प्राइसेस बढ़ रहे थे जिस वजह से ये न्यूज़ में था। फिर हम बात करेंगे एप्पल कल्टीवेशन के बारे में। भाई भारत में जो सेब का कल्टीवेशन है इसको लेकर काफ़ी बात हो रही थी। बीच में न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करने की भी बात हो रही थी, तो जितने भी सेब को ग्रो करने वाले फार्मर्स हैं वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे थे गवर्नमेंट के प्रति कि भाई जब हम लोग एप्पल ग्रो कर रहे हैं तो आप बाहर से क्यों सस्ता मंगा रहे हो? आप ड्यूटी कम कर दोगे तो फिर सस्ता एप्पल बाहर से इंडिया के मार्केट में भर भर कर आएगा, जिससे इंडिया के एप्पल प्रोडक्शन के ऊपर में असर पड़ेगा। भारत की एप्पल इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। लोग सस्ता समझ के बाहर वाला एप्पल ज़्यादा खरीदेंगे और डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। तो एप्पल के बारे में एक दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले एप्पल का प्रोडक्शन आज भारत में कहाँ कहाँ पे होता है, क्योंकि सेब आपको पता है ठंडी जगहों पे मिलता है। तो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऊपर नॉर्थ वाले रीजन में। क्या इसके अलावा मिलता है? ये तो मेजर स्टेट्स हैं भाई, ध्यान रखना। मेजर स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्पल मिलता है। मेजर स्टेट्स के बाद आते हैं आपके छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स में सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आता है नागालैंड और तीसरा पंजाब है और चौथा सिक्किम है। बिल्कुल पंजाब भी है, याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ सभी जगह पे एप्पल का प्रोडक्शन भारत में होता है, कुछ जगह पे ज़्यादा, कुछ जगह पे कम। भारत में जो कश्मीर की लोकल वैरायटी, पॉपुलर वैरायटी है, उसको अम्बरी कहा जाता है। लेकिन हम लोग इतना नहीं ग्रो कर पाते जितना देश की डिमांड है। इस वजह से हमें बहुत सारा जो एप्पल है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इंडिया एप्पल इंपोर्ट करता है? क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल करता है। आज हम अमेरिका से सेब खरीदते हैं, ईरान से, तुर्की से, चिली से, न्यूजीलैंड से भी परचेज करते हैं। तो ये सारी जानकारी हो गई आपके एप्पल के बारे में। देखो एप्पल से रिलेटेड एक और आर्टिकल पिछले कुछ समय पर न्यूज़ में रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एप्पल ग्रो करने वाले फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई थी, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही थी न्यूजीलैंड से जो सेब आते हैं देश के अंदर में उसके ऊपर में ड्यूटी को कम करा जाए, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है मेरे दोस्त। ये भी याद रखना, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एप्पल के बारे में जो बेसिक फैक्ट है वो बता चुका हूँ। क्या इंपोर्ट करता है भारत? बिल्कुल, यूएसए, चिली, इटली, यहाँ सभी जगह से एप्पल को इंपोर्ट किया जाता है। फिर हमने कवर करा था रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के बारे में, और अभी ये अक्सर बार बार न्यूज़ में रहता है, तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या एक्चुअली में, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ये क्या होती हैं? ऐसी परमानेंट मैग्नेट होती हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाई जाती हैं। नियोडिमियम, प्रेसोडिमियम, इन सब ऐसे एलिमेंट से ये रेयर अर्थ मैग्नेट बनती हैं। और इन रेयर अर्थ मैग्नेट का आज इस्तेमाल होता है भारत के या दुनिया के ढेर सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। जब मैं ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ का नाम ले रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, सर्विलांस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट रेयर अर्थ से बनाई जाती हैं। क्या भारत इन मैग्नेट्स को बनाता है? नहीं, सारी बात तो यहीं पर है, सारा खेल यहीं पर है। हम इसका अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, लेकिन इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ में रेयर अर्थ मैग्नेट का यूज़ करने के लिए इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से ढेर सारी रेयर अर्थ मैग्नेट। पिछले साल जुलाई 2025 में चाइना ने इस रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर में रोक लगा दी थी, तो मैटर काफ़ी अटक गया था। तब से इंडिया ने सोचा कि हम खुद की एक प्रोडक्शन स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन स्कीम को शुरू कर दिया है, जिसका टोटल बजट है 7,200 करोड़ रुपीज़, जिसके अंतर्गत हम इंडिया के अंदर में रेयर अर्थ मैग्नेट्स का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये बात आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई है। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए बोला गया, और इसी के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, जो क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग मार्क पार्क्स हैं, स्पेशली ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हम लोग इन पार्क्स को बनाने वाले हैं। ये वो स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, चारों राज्यों में कॉमन क्या है कि चारों राज्य समुद्र से बॉर्डर को शेयर करते हैं। कोई बे ऑफ बंगाल से शेयर करता है, कोई अरेबियन सी से शेयर करता है। अब दोस्तों ये वो राज्य हैं जहां पर एक मिट्टी पाई जाती है, रेत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मोनाजाइट सैंड। इस मोनाजाइट सैंड के अंदर में इस रेत में कुछ मिनरल होते हैं, उस मिनरल से ही बनता है परमानेंट मैग्नेट। तो इंडिया ने ये पैसा खर्च करने के लिए बोला है कि भाई इस मिनरल में, इस मिट्टी में से, सैंड में से वो मिनरल को निकालेंगे और उससे देश के अंदर में ढेर सारी परमानेंट मैग्नेट्स को बनाया जाएगा।
ठीक है, उस परमानेंट मैग्नेट को बनाने से चाइना के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग बूस्ट कर पाएँगे। चाइना के ऊपर निर्भरता इसलिए कम करनी है क्योंकि चाइना आज दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट की 90% प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर हो गया, दैट मीन्स हम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ा रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। फिर बात आती है आपके रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में कि ये होती क्या है। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि भाई परमानेंट मैग्नेट है, इनका यूज़ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर में होता है। लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट बनती कैसे हैं, इनमें कौन सा मिनरल यूज़ होता है मेरे दोस्त, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक जगह, एक सेकेंड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सेमेरियम हो गया, ठीक है। सेमेरियम के अलावा आप देख पाओगे प्रेसिडियम हो गया, न्योडिमियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, इन सबसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाई जाती हैं। और ये मैग्नेट्स का जो इस्तेमाल है आज अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होता है। जब मैं बोलता हूँ अलग अलग इंडस्ट्रीज़, तो एमआरआई मशीन, एक्सरे, पीईटी स्कैन, मिसाइल, रडार, ड्रोन, स्मार्टफोन, हार्ड ड्राइव्स, हेडफोन्स, उसके अलावा मोटर, विंड टर्बाइन, जनरेटर, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज यूजेज रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, याद रखिएगा। अब रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट किस प्रकार की होती है, इनके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसमें ये दोनों ही मैग्नेट्स आती हैं जो परमानेंट मैग्नेट हैं, जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, काफ़ी महंगी भी होती हैं। पहली इसमें आती है नियोडिमियम, जिसमें नियोडिमियम, आयरन और बोरोन का यूज़ होता है। दूसरी आती है सेमेरियम और कोबाल्ट, जिसमें सेमेरियम और कोबाल्ट का यूज़ करके हम इन मैग्नेट्स को बनाते हैं। तीसरी जो यहाँ पर है, जो इसमें मेंशन नहीं है बट मैंने पढ़ा रखा है आपको, फेराइट और सेरेमिक मैग्नेट। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आयरन ऑक्साइड को बेरियम और स्ट्रॉन्शियम के साथ में मिक्स करते हैं। ये मैग्नेट थोड़ी कमज़ोर होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। चौथी जो मैग्नेट्स होती है वो है अल्निको मैग्नेट्स, ये याद रखिएगा। इसमें हम एक मिक्सचर यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का, उससे इस मैग्नेट को फिर बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। इनका यूजेज क्या है वो हमने समझा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में सारी डिस्कशन कर लिया, ठीक है, कि भाई 17 एलिमेंट्स, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको पता है 17 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से वो कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जिससे हम लोग रेयर अर्थ बना रहे हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर समझा। चाइना कितना डोमिनेंस दिखाता है वो हम लोगों ने क्लियर किया। तो इसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर आपके सामने आता है यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट व्हीट, यानी गेहूं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो एक नई कश्मीर में गेहूं की जो वैरायटी है वो यहाँ पर खोजी गई थी, ताकि गेहूं को लेकर जो क्रॉप साइकिल इशू होता है उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो वो जो वैरायटी है, नई वैरायटी, उसका नाम याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंड द नेम इज स्क्वास्ट के, SKUAST, स्क्वास्ट के यहाँ पर इसका नाम है। तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है कश्मीर के अंदर में, इन्होंने इस वीट की वैरायटी को अभी खोज निकाला है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर एक वीट की वैरायटी आती है शालीमार, थोड़ा सा ये भी याद रखना, ठीक है। अब होता क्या है, ज़्यादातर वीट की वैरायटीज़ में ना एक डिजीज़ फैल जाती है, एक बीमारी जिसको बोलते हैं येलो रस्ट। इसी बीमारी से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये नई प्रकार की जो वीट की वैरायटी है वो डेवलप की है, जिसका नाम है स्क्वास्ट के। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब क्योंकि हम वीट की बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और ये क्रॉप आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। आज दोस्तों यहाँ पर वीट जो है भारत के अंदर में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है आफ्टर द राइस। सबसे ज़्यादा आज देश में लोग चावल खाते हैं, चावल के बाद में सबसे ज़्यादा गेहूँ खाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। वीट किस प्रकार की क्रॉप है, एक राबी क्रॉप है। राबी, खारिफ और जैद क्रॉप्स के बारे में सारी जानकारी आपको बता चुका हूँ। राबी क्रॉप वो होती है जो अक्टूबर में ग्रो की जाती है, दिसंबर में उसकी कटाई होती है। सॉरी, अक्टूबर से दिसंबर में ग्रो की जाती है और अप्रैल से जून के बीच में कटाई होती है। इसी में ही यहाँ पर हमारी वीट वाली देखने को मिल जाती है क्रॉप, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आपको पता होगा। फिर होती हैं खारिफ क्रॉप, जो ग्रो की जाती हैं जून से जुलाई के बीच में। अब टाइम शुरू होने वाला है, चावल की फसलों को ग्रो किया जाएगा, ठीक है। चावल हो गया, मक्का, बाजरा, जोवर, ये सब ग्रो होगा। इनकी जो कटाई होगी वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है, ठीक है। यानी कि चावल लग जाता है, चावल की कटाई हो जाती है, उसके बाद गेहूं लगाया जाता है, फिर गेहूं की कटाई होती है। ये टाइम चलता रहता है। इनके बीच में जो एक आध महीने का टाइम है ना, वो उसमें लगती हैं जैद क्रॉप्स। तो जैद क्रॉप्स कब लगती हैं, जब यहाँ पर राबी और खारिफ सीजन के बीच में गैप बच जाता है। तो उसमें कुछ सीजनल फ्रूट्स लगा लिए, वेजिटेबल लगा लिया, ठीक है, उसके अलावा कुछ अपनी फसल लगा ली, तो वो सब यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। तो वीट किस प्रकार की क्रॉप है, राबी क्रॉप है, याद रखिएगा। आज भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, ये सब स्टेट्स हैं। और दुनिया में आप देख पाओगे गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, ठीक है। चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, फिर रशिया, फिर यहाँ पर यूएसए, ठीक है। चलिए, फिर बात आ रही है इंडियन सैंडलवुड की। भाई भारत के अंदर में चंदन की लकड़ी पाई जाती है, उसको लेकर ये चर्चाएं हो रही थी। एक लंबा चौड़ा आर्टिकल संडे के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था।
अब केवल चंदन की लकड़ी नहीं पड़नी है, इंडियन सैंडलवुड, लाल चंदन की लकड़ी रेड सैंडर, और इससे संबंधित एक बीमारी है जिसको बोलते हैं सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। ये सभी कुछ अभी के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। आइए एक एक करके मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सैंडलवुड के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम है सेंटेलम एल्बम। और रेड सैंडर जो है इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटेलिनस। और जो रेड सैंडर है ये बेसिक तौर पे ध्यान रखिएगा, रेड सैंडर ये एंडेंजर्ड है, खतरे में है। और ये लाल चंदन की लकड़ी केवल और केवल आंध्र प्रदेश के अंदर में ही मिलती है। पुष्पा पिक्चर, आंध्र प्रदेश में ही रेड सैंडर मिलता है, याद रखिएगा। और जो नॉर्मल चंदन की लकड़ी है वो ज़्यादातर जगह पर मिल जाती है। रेड सेंडर की बात करेंगे तो उसको स्केड्यूल 2 में प्रोटेक्शन दी गई है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है। इसमें सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ कई बार फैल जाती है, तो ये बीमारी लगने की वजह से जो ये फसल हैं कई बार सड़ रही होती हैं। ठीक है, तो सैंडलवुड की जब बात आएगी तो आपका कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं सैंडलवुड्स के। और आंध्र प्रदेश में भी सैंडलवुड मिल जाता है। लेकिन जब लाल चंदन की लकड़ी की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा केवल और केवल आंध्र प्रदेश के अंदर में, ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में। और याद रखना, रेड सैंडर इज रियली नॉट अ सैंडलवुड। सैंडलवुड चंदन अलग है और लाल चंदन अलग है। ठीक है, रेड सैंडर कहीं कहीं पर मिलता है, सैंडलवुड जगह जगह पर मिल जाता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही मेजर फैक्टर है। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट सैंडलवुड का कहाँ पर मिलेगा? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं, जबकि यहाँ पर फिर सैंडलवुड को बेचने में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, चाइना, जापान, ये भारत से परचेज करते हैं क्योंकि सैंडलवुड का यूज़ बहुत सारा है। चंदन से ही यहाँ पर आप देख पाओगे परफ्यूम्स, सोप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आईयूसीएन स्टेटस याद रखिएगा रेड सैंडर के बारे में। अब ये छोटा सा डिफरेंस दे दिया गया है आपको जल्दी से रिवाइज करने के लिए, सैंडलवुड वर्सेस रेड सैंडर। ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी में है सैंडलवुड, और जो रेड सैंडर है ये ज़्यादा खतरे में है। ये ऐसे याद रखिएगा, रेड सैंडर बहुत कम जगह पे मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरे में है। जबकि सैंडलवुड थोड़ी ज़्यादा जगहों में मिलता है, तो इससे एक कदम ऊपर वल्नरेबल कैटेगरी में है। सैंडलवुड मल्टीपल कंट्रीज़ में मिलता है, रेड सैंडर केवल और केवल इंडिया में एंडेमिक है, इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। चलिए, अभी आयुषन भी आपको रटा रहेगा। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट मिनरल डिस्कस किया था, लेपिस लजूली। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, लास्ट ईयर भी न्यूज़ में रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हुआ क्या है, ये जो लेपिस लजूली है ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये ना एक रॉक है, बहुत ही खतरनाक रॉक, जिसमें गोल्ड कलर का ये पायराइट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर वैसे अफगानिस्तान में मिलता है। इसमें ऐतिहासिक एक फैक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो ये दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हुआ करता था भारत में, तो उस समय पर ये लेपिस लजूली हम इंपोर्ट किया करते थे, हमारी वो सभ्यता इंपोर्ट किया करती थी। किससे इंपोर्ट किया करती थी? खरीदा करती थी अफगानिस्तान से, क्योंकि लेपिस लजूली उस समय पर अफगानिस्तान में ही मिला करता था, याद रखना। तो वहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के पास में ये आया भी करता था, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग व्यापार करा करते थे। तो लेपिस मतलब होता है पत्थर, लजूली मतलब होता है ब्लू। ब्लू कलर का ये स्टोन है जो कोई ऐसा आम स्टोन नहीं है, बहुत ही यूनिक है। ठीक है, इस लेपिस लजूली में क्या होता है, पहली चीज इसके अंदर में जो प्रेजेंट होती है वो है लेजोराइट। ठीक है, लेजोराइट, जिसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लू ब्लू है। फिर है कैल्साइट, और कैल्साइट के बाद इसमें मिलता है पायराइट, जिसकी वजह से ये गोल्डन कलर आपको यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। फिर दूसरे और भी कुछ मिनरल्स होते हैं जो इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। आपको इतना याद रखना है, लेपिस लजूली की सबसे बढ़िया क्वालिटी अफगानिस्तान में मिलेगी। अफगानिस्तान में स्पेशली एक जगह है जिसका नाम है बदख्शान प्रोविंस, जहाँ पर यह पिछले 6000 सालों से लगातार माइन किया जा रहा है। तो मोस्ट फेमस माइन आपको बदाख्शान रीजन में मिलेगी। अफगानिस्तान के अलावा यहाँ पर चिली है, रशिया है, और उसके अलावा यूएसए है। ये भी लेपिस लजूली को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वैरायटी जो अच्छी वैरायटी मिलती है वो अफगानिस्तान में मिलती है। तो हमने यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब ये पाया गया तो हमने देखा कि उस समय पर अफगानिस्तान से बहुत सारे ट्रेडर्स लेपिस लजूली लेकर इंडिया में आया करते थे। तो ये इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ था, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। बाकी लेपिस लजूली के अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों के थ्रू इम्पोर्ट किया जाता था। जो ब्लू कलर है लेपिस लजूली में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ब्लू कलर मिलता है इसको, ये ब्लू कलर किस वजह से है? लेजोराइट की वजह से है। और गोल्ड कलर किसकी वजह से है? पायराइट की वजह से है। लेजोराइट और पायराइट, ये तो दो चीज़ें याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द केसावा। केसावा जिससे साबूदाना वगैरह मिलता है। केसावा एक क्रॉप है जिसको कई बार हम टेपियोका क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जलंधर के अंदर में केसावा बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था जिसमें यह दिखाया गया कि भाई जलंधर के जो फार्मर्स हैं वो केवल एक फसल पे ना डिपेंडेंट होकर नई नई प्रकार की फसलों को चुन रहे हैं, जिस वजह से ये पूरा कैसावा न्यूज़ में था। अब देखो भारत में ये कैसावा या जो टेपियोका है वो इस तरीके से दिखाई देता है।
ये टेपियोका आया कहाँ से? ये 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ भारत लेकर आए थे। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने लगा है कि ये फसल कौन लेकर आया था? तो पोर्चुगीज़ लेकर आए थे इंडिया में, ये याद रखना। आज भारत में स्पेशली तमिलनाडु और केरला वाला रीजन में सबसे ज़्यादा कैसावा को ग्रो किया जाता है। इवन ग्रो ही नहीं कर रहे हैं हम, इस कैसावा को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यूएई के अंदर में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में, यूरोपियन यूनियन, यूएसए के अंदर में ये कैसावा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये हो गई दोस्तों बेसिक बात है केसावा के बारे में। अच्छा, पूछा जा सकता है ये कहाँ की नेटिव क्रॉप है? तो ये साउदर्न अमेरिका की नेटिव क्रॉप है। सदर्न अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका है, जिसमें हमारा ब्राज़ील, पेरू, चिली ये सारे देश हैं, ठीक है, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। और वहीं पर एक और फसल पाई जाती है, कौन सी वाली, क्या नाम था, कुफरी जामुनिया, यानी कि पर्पल कलर का पोटैटो। तो वो भी रिसेंटली ग्रो किया गया इंडिया में, जिस वजह से वो न्यूज़ में था। आगे वो भी आएगा, डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। अब देखो फिर से क्रिटिकल मिनरल की बात आ रही है। क्रिटिकल मिनरल ही क्रिटिकल मिनरल पूरे साल न्यूज़ में रहा है। तो एग्जाम के अंदर में क्रिटिकल मिनरल के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ आपको इस बार ज़रूर से मिल सकता है। शिफ्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल की जब बात आती है तो ये रही दोस्तों हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ये एडिटोरियल है, यहाँ पर राइटर बस खाली इतना कह रहे थे कि भाई चाइना जो है 90% मिनरल प्रोसेसिंग को अपने पास में होल्ड करके रखता है। भारत का मिशन भी है, हमने अपना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अनाउंस किया, जिसमें 16,300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया। 30 क्रिटिकल मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स की लिस्ट बनाई। तो अब समय आ चुका है कि इन मिनरल्स के ऊपर में काम किया जाए। इंडिया को 3 चीज़ों के ऊपर में प्रायोरिटी रखना होगा। पहला, डिमांड क्रिएशन। इंडिया के अंदर में इन क्रिटिकल मिनरल की डिमांड क्रिएट करो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, सोलर, विंड डिप्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर में काम करो। फिर एआई को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को खोजने में। और फिर इंडिया में रेयर अर्थ कॉरिडोर तो बनाया ही गया है, जिससे मोनाजाइट सैंड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, उसमें से हम लोग मिनरल निकाल रहे हैं। ऐसे मल्टीपल चीज़ों पर और भी काम करने की ज़रूरत है। और अकेले ना कर पाओ तो भाई ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूके, यूएसए, इनको साथ में ले आओ। मिलकर आप काम कर सकते हो रेयर अर्थ मिनरल्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट किसकी है? काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट और वाटर की रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल। फिर से कह रहा हूँ, इसको नोट कर लेना चाहो तो, कि इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन यह है कि सर क्या हम लोग बिल्कुल भी कोई सा भी क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट नहीं, वो प्रोड्यूस नहीं करते, खुद से कुछ भी नहीं बनाते? ऐसा नहीं है। इंडिया हाई प्योरिटी मेटल्स को प्रोड्यूस करता है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो 99.9% भारत प्रोड्यूस करता है। और वो कुछ मेटल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं दोस्तों? हमारा सबसे पहला कॉपर है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं, चौथा टिन है और पांचवा टाइटेनियम है। तो कॉपर, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स, टिन एंड टाइटेनियम, ये आपको 5 प्रोडक्ट्स या 5 मेटल्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो हाई प्योरिटी की कैटेगरी के अंदर में भारत यहाँ पर इनको प्रोड्यूस करता है। बजट 2026 की जब बात आती है तो बजट 2026 में इस बार हम लोगों ने क्रिटिकल मिनरल पे एक स्पेशल फोकस किया है। याद रखिएगा क्या फोकस किया है? हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर्स को बनाने की बात की है, ठीक है। और रेयर अर्थ कॉरिडोर में आपका ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर में मोनाजाइट मिलता है। तो हम यहाँ पर इन स्टेट्स को शामिल कर रहे हैं कॉरिडोर को बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी इस बार बजट के अंदर में 9 और मिनरल्स हैं जिनके ऊपर में सपोर्ट दिखाया गया है, जैसे बेरिलियम हो गया, टैंटलम हो गया, लिथियम हो गया, नायोबियम हो गया। पहले इन सब मिनरल्स को हमने रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रखा था, अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने अप्रूवल दे दिया है कि हम इन मिनरल्स पे भी काम करेंगे। इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही है। फॉर एग्जांपल एआई बेस्ड एक्सप्लोरेशन हो गया, इंडिया एआई मिशन हो गया। इसी में ही सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है विच इज़ मिशन अन्वेषण। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ मिशन अन्वेषण किस चीज़ से रिलेटेड है? तो मिशन अन्वेषण के अंदर हम लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी के लिए, जिससे कि हम बहुत सारी मिनरल डिस्कवरी को कर पाएंगे। तो मिशन अन्वेषण किस चीज़ से रिलेटेड है? बहुत सारी मिनरल्स को खोजने के लिए मिशन अन्वेषण लेकर आया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी समझ में आया। चलिए फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल जो हमने डिस्कशन करना था, जो न्यूज़ में था, वो ये था कि भारत का जो स्टेटस है एज अ वर्ल्ड राइस लीडर वो बन चुका है। भाई चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अभी तक चाइना किया करता था, अब चाइना को पछाड़कर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा चावल का प्रोड्यूसर बन चुका था रिसेंटली, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। भारत में सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के अंदर में चावल को ग्रो किया जाता है। बस प्रॉब्लम यह है कि चावल की खेती पानी बहुत मांगती है, इसलिए पंजाब हरियाणा में ज़मीन के नीचे से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे करके डाउन जा रहा है।
अब ये चावल कितना पानी मांगता है, ज़रा उसको लेकर मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने क्लियर कर दूँ। पहली चीज़, इंडिया आज के समय पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है चावल का। एक्सपोर्ट भी करते हैं ये चावल। एक्सपोर्ट वेस्ट एशिया में करते हैं, जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सऊदी अरेबिया हमसे चावल परचेज़ करता है, बासमती राइस है। ईरान है, इराक है, बेनिन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। ये सब कंट्रीज़ भारत से बहुत सारे राइस को इम्पोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। अब होता एक्चुअली में यह है, इंडिया के अंदर में जो राइस का क्रॉपिंग सीज़न है वो बहुत अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल विंटर राइस जो है, विंटर में मतलब भारत के पास में ऐसी चावल की वैरायटीज़ हैं जो अलग अलग मौसम में ग्रो की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि राबी क्रॉप की तरह ही यहाँ पर इसको ग्रो किया जाए, ठंडियों में लगाया जाए, गर्मियों में कटाई होए, नहीं। विंटर में लगाने के लिए, कटाई करने के लिए चावल आता है जिसका नाम है अमन। फिर ऑटम के सीज़न में आता है औस नाम का राइस, समर के सीज़न में बोरो नाम का राइस। तो ये अलग अलग राइस की वैरायटीज़ भारत के अंदर में पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये वाली जो क्लैरिटी है वो भी मिल चुकी है और बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका है। अगला आर्टिकल, भाई इंडिया को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। ये आर्टिकल छपा था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कि भाई ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर की ज़रूरत है जिस पे क्लाइमेट का कोई असर ना पड़े। तो भारत का एक बहुत बड़ा तबका यानी 50% ऐसा एरिया है जो रेनफेड एरियाज़ है, यानी कि वहाँ पर खेती बाड़ी जो फसल वगैरह उगती है ना, वो कैसे उगती है, जब बारिश होगी तब यहाँ पे उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रखना है। अपने देश में एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा बनाना है जो बेसिक तौर पे क्लाइमेट की वजह से मात ना खाए। उसी को लेकर ये बात हो रहा था कि बहुत सारे स्टेप हम चल सकते हैं। सोल्यूशन क्या है, देश के स्तर पे एक पूरा रोड मैप तैयार करो, नया लॉ बनाओ कि भाई क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कर सकें। कुछ ऐसे एरियाज़ को ढूंढा जाए जहाँ पे क्लाइमेट का कोई असर नहीं पड़ता, कोई ऐसी क्रॉप्स को ढूंढा चला जाए जो सूखे में भी ग्रो कर सकती हैं, उनको यहाँ पर ग्रो हम कर पाएँ। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट था। फिर आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर एक और, कि साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली फर्स्ट 3D जो इमेज है फ्रॉम इनसाइड अ मेजर वॉल्केनो उसको कैप्चर किया है। एक इमेज वॉल्केनो से कैप्चर की गई है और जो वॉल्केनो है दोस्तों उसका नाम है पोटोकेटापेटल। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, ये कहाँ पर है, मैक्सिको में प्रेजेंट है। वॉल्केनो का नाम क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, पोपोकेटापेटल। ये हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि साइंटिस्ट ने एक 3D इमेज को कैप्चर किया है। बहुत ही गहरा वॉल्केनो ये नज़र आता है। तो लोकेशन डायरेक्टली पूछी जा सकती है। बाकी ये तो भाई आप लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से पढ़कर जाओगे कि जो वॉल्केनो के फैक्ट्स होते हैं कि भाई जो वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो इसमें से कुछ गुड चीज़ें भी निकलती हैं, कुछ बैड चीज़ें भी निकलती हैं। बैड चीज़ें जो हमारे एयर को प्रदूषित कर रही होती है, उसमें राख हो गया, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब चीज़ें हो गई। गुड मटेरियल में कुछ मेटल प्रीशियस जेम्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक कॉफ़ी होती है, ठीक है, या कॉफ़ी, ये बेस्ट कॉफ़ी मानी जाती है जो वॉल्केनिक सॉइल के ऊपर में ग्रो की जाती है। तो ये वॉल्केनो को लेकर कुछ एग्जैक्ट फैक्ट्स हो गए। ठीक, बाकी फिर से वही क्रिटिकल मिनरल, भारत की मिनरल डिप्लोमेसी, यहाँ पर अगेन राइटर ने वही सब सेम चीज़ें चर्चाएँ की हैं कि भाई भारत जो है ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ पार्टनरशिप करके चाइना के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए अपने देश में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में काम कर सकता है। फिर वही कॉपर क्रंच, अभी जस्ट सबसे ऊपर ही डिस्कस किया है, कॉपर क्या है ना, ये चीज़ें मैंने लगा दी हैं, चेक नहीं किया है, ये रिपीट हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, ये आपने पढ़ लिया है ऊपर। मलंज खंड माइन सबसे बड़ी माइन है मध्य प्रदेश की, कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यहाँ पर चिली है। कॉपर कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, दैट्स ऑल। अच्छा, डायरेक्टली आते हैं कुछ नई चीज़ के ऊपर में, वो है अबाउट दी टेलिंग्स। टेलिंग्स यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में था, आपके सामने आर्टिकल दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार ने पहली टेलिंग पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है फॉर द क्रिटिकल मिनरल। तो टेलिंग्स होता है रेसिडियल वेस्ट आफ्टर द ओर प्रोसेसिंग। आपको पता होगा कि कॉपर जो मिल रहा है वो डायरेक्टली ऐसा थोड़ी है एकदम प्योर फॉर्म में कॉपर मिल जाता है, या गोल्ड जो मिल रहा है ऐसा थोड़ी है गोल्ड प्योर फॉर्म में मिल जाता है। पहले वो चट्टान होती है, गंदी सी रॉक होती है। उस रॉक के अंदर में से हम उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसमें से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। तो वेस्ट कह लो, यानी कि जब हम किसी एक रॉ फॉर्म में से प्योर मेटल निकालते हैं तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है, बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसी को ही हम लोग टेलिंग्स कहते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो टेलिंग्स इज अ रेसिडुअल वेस्ट, या वी कैन से इट्स अ बाय प्रोडक्ट आफ्टर ओर प्रोसेसिंग। ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड स्लरी के फॉर्म में आपको यहाँ पर ये टेलिंग्स देखने को मिल जाता है। इसमें फाइन रॉक, केमिकल्स, अनरिकवर्ड मेटल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको मिल जाती हैं। तो क्रिटिकल मिनरल रिकवरी वाली पॉलिसी के अंदर में इंडिया की पहली टेलिंग पॉलिसी आ चुकी है, जिसमें मेन पर्पज़ है कि भाई देखो, सबसे पहले फ्रेश माइनिंग होती है, सेकंड में टेलिंग्स वगैरह मिलती है। तो टेलिंग्स जो डंप वगैरह होता है, कई बार हम सोना निकालते हैं तो बहुत सारा जो वेस्ट है वो फेंक देते हैं, तो उन वेस्ट में से भी यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल निकल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है, टेलिंग्स क्या होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही अभी स्टील स्लैग चर्चाओं में था, यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था रिगार्डिंग स्टील स्लैग।
अब ये स्टील स्लैग क्या होता है, ज़रा मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये क्या है, ये एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्टील स्लैग है, इस मटेरियल को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो रोड जब बनाते हैं तो रोड का एज अ बेस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चरल सॉइल को इंप्रूव करने के लिए, सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टील स्लैग का यूज़ होता है। अब स्टील स्लैग क्या है, ये भी बाय प्रोडक्ट है। अब जब स्टील बना रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर में, तो उसके पीछे का बाय प्रोडक्ट वेस्ट जनरेट होता है, उसी को ही यहाँ पर ये स्टील स्लैग का नाम दिया गया है, जिसका यूज़ यहाँ पे अलग अलग जगह पे हो रहा होता है। यूजेस ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई। ठीक है, जैसे आप देखोगे कॉपर निकालोगे तो कॉपर के साथ सेलेनियम, टेलेरियम, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, जिंक निकालोगे तो जर्मेनियम, इंडियम, कैडमियम, ये सब टेलिंग्स के फॉर्म में मिल सकते हैं हमको। ठीक है, तो वेस्ट में से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये पॉलिसी है इसका मेन पर्पज़ यही है कि भाई जो वेस्ट होता है, जब मिनरल को निकाल लिया गया तो मिनरल को निकालने के बाद जो वेस्ट होता है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है। उसी बाय प्रोडक्ट को, उसी वेस्ट को टेलिंग कहा गया है, माइन डम्स कहते हैं, एनोड स्लाइम्स कहते हैं, या स्लैग्स वगैरह यहाँ पर कहा जाता है। जैसे स्टील का वेस्ट बच गया उसको स्लैग कह लिया, स्टील स्लैग कह लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है और भाई वेस्ट टू वेल्थ को जनरेट करने की कोशिश करता है। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट सोयाबीन। हाल ही में सोयाबीन चर्चाओं में बना हुआ था। सोयाबीन की जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सोयाबीन का ब्राज़ील है। ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में देखने को मिला था भाई सोयाबीन। और जो मेन ओरिजिन है सोयाबीन का वो ईस्ट एशिया, चाइना में होता है। और आज यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये क्रॉप जारी जाती है, जो बेसिक तौर पे हमारे नाइट्रोजन को बेटर तरीके से एब्जॉर्ब करवाती है प्लांट्स के अंदर में। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, ये तो भाई आपको पता है, सोया चंक्स वगैरह है ना। जिम इंडस्ट्री में कितना पॉपुलर है प्रोटीन के नाम पे कि भाई चीपेस्ट एक सोर्स है प्रोटीन का। 41% प्रोटीन है, 20% ऑयल कंटेंट है, ओमेगा 3 रिच है, कोलेस्ट्रॉल है, लैक्टोज फ्री है। अब क्वेश्चन यह है कि भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन प्रोड्यूस करता है, तो मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया ऑफ सोयाबीन। फिर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, ब्राज़ील। दुनिया का ब्राज़ील है और मध्य प्रदेश जो है भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इंडिया किस नंबर पर आता है, तो 5th नंबर पर आते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं। फिर बीच में ही आपको दोस्तों यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि ये जो सोयाबीन है, सॉरी सोयाबीन कह रहा हूँ, बीच में कोकोनट को कल्टीवेट करने की जो एक स्कीम है वो चर्चाओं में थी, कोकोनट प्रमोशन स्कीम। और कोकोनट प्रमोशन स्कीम को लेकर भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इस बार बजट 2026-27 के अंदर में कोकोनट प्रमोशन स्कीम के बारे में बात हुआ है, जहाँ पे पुराने जितने भी गार्डन्स हैं उनको हम रेजुविनेट करने की बात कर रहे हैं, नए करने की बात कर रहे हैं, कोकोनट के प्रोडक्शन को देश में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ होगा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के सपोर्ट के माध्यम से। मुझे बता सकते हैं आप सभी लोग कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में। कोकोनट की जब बात आ ही रही है तो भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है कोकोनट का, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। और हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन करते हैं। हमसे पहले 2 कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस और इंडोनेशिया, जो सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन करते हैं। उनके बाद हम आते हैं 3rd नंबर पर। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। फिर आपके सामने एक पर्टिकुलर आर्टिकल देखने को मिल जाता है। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक चीज़ और। रिसेंटली कोकोनट में एक बीमारी फैल गई थी जिस वजह से न्यूज़ बना हुआ था। और वो कौन सी बीमारी थी, रूट विल्ट डिजीज़। याद रखना, रूट विल्ट डिजीज़ ने कोकोनट की बहुत सारी क्रॉप्स को केरला और तमिलनाडु के अंदर में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो ये उस वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। फिर आपके सामने आता है यहाँ पर एक और पर्टिकुलर आर्टिकल, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूरिया की और डाई अमोनियम फॉस्फेट की। तो यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट के प्राइसेस अभी ईरान वॉर के टेंशन के बाद में लगातार बढ़ने लग रहे थे। तो भारत के लिए यह बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत यूरिया को भी इंपोर्ट करता है। तो ये न्यूज़ में था, आइए एक एक करके समझाता हूँ। जब ये ईरान और वेस्ट एशिया में पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट फैला, ये सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ में भिड़ने लगे, तो दुनिया भर में फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़ने लगे थे। ऐसा क्यों भाई, फर्टिलाइज़र जो खाद इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। कारण क्या था, कारण यह है दोस्तों, क्योंकि फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो उसमें यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर यूरिया है। उसको बनाने के लिए जो दूसरी चीज़ यूज़ हो रही है वो है डायमोनियम फॉस्फेट। तो यूरिया और डायमोनियम फॉस्फेट इज़ अ मेन, कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ है जिसमें, अरे मैंने क्या बोल दिया, कंप्यूटर की सेटिंग सही करते करते देखो कि फर्टिलाइज़र में जैसे यूरिया और डायमोनियम फॉस्फेट है, ये 2 फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बनते कैसे हैं ये बनते हैं भाई नेचुरल गैस से। तो याद रखिएगा, नेचुरल गैस मेन फीड स्टॉक है फॉर द यूरिया प्रोडक्शन। यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल गैस सबसे अल्टीमेट सोर्स है। नेचुरल गैस कहाँ से आ रहा है, वहीं वेस्ट एशिया से आ रहा है। ठीक है, यूएई से आ रहा है, कतर से आ रहा है,
समझे? तो डाईअमोनियम फॉस्फेट या यूरिया किससे बनता है? नेचुरल गैस से। अब नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ पर यूरिया डाईअमोनियम फॉस्फेट महंगा हो रहा था, फर्टिलाइजर महंगे हो रहे थे। ठीक है। अब यहीं पर ना हमको इस आर्टिकल में एक फैक्ट मिलता है। फैक्ट नंबर 1 इज दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा फर्टिलाइजर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें फॉस्फेट चाहिए होता है। तो दुनिया का 70% फॉस्फेट दोस्तों मोरक्को के अंदर में प्रेजेंट है। मोरक्को जो कि बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है। फिर उसके बाद में दूसरा यहाँ पर कनाडा हो गया और तीसरा यहाँ पर बेलारूस हो गया। पहला मोरक्को, दूसरा कनाडा, तीसरा बेलारूस। ठीक है। देखो फॉस्फेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मोरक्को है। कनाडा और बेलारूस जो है मेजर पोटाश प्रोड्यूसर है। याद रखेगा ये पोटाश को बहुत सारा प्रोड्यूस करते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, इन सब बनने के लिए चाहिए भाई नेचुरल गैस। अब कहोगे नेचुरल गैस का क्या मतलब है सर, यूरिया को बनाने के लिए नेचुरल गैस क्यों चाहिए? जरा ये सुनो। यूरिया दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है और नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, फसल के प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। लेकिन वो आ कहां से रहा है? वो आ रहा है दोस्तों यहां पर नेचुरल गैस से। अब नेचुरल गैस यहां पर कैसे है? अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है घूम फिर के। देखो होता एक्चुअली में यह है कि नेचुरल गैस का हम लोग यहां पर यूज करते हैं। सबसे पहली बात, नेचुरल गैस में बहुत सारा हाइड्रोजन है। ठीक है। जब यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं तो नेचुरल गैस को एक प्रोसेस के माध्यम से गुजारा जाता है, और वो प्रोसेस कौन सा है? ये रहा। इसमें बीच में हेबर बॉश प्रोसेस भी आता है। सबसे पहले देखो जो हाइड्रोजन है या जो मीथेन है, उसको हम स्टीम मीथेन रिफॉर्म से निकालेंगे। नाइट्रोजन को हवा में से लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन इनको दोनों को मिला के अमोनिया बन जाएगा। और अमोनिया को और यहाँ पर जो कार्बन है इसको मिलाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये यूरिया बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो नेचुरल गैस बेसिक तौर पे यूरिया का प्रोडक्शन करता है। 70 to 80% यूरिया का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नेचुरल गैस के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर बात आती है यूएस ईरान वॉर इम्पैक्ट्स की। भाई भारत के राइस शिपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा। ऊपर हमने समझा कि चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है आज के समय पर। बहुत सारा जो बासमती राइस वगैरह है उसको हम लोग यहाँ पे कहाँ बेचते हैं? वेस्ट एशिया के अंदर में, ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई में बेचते हैं। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इतना सारा डिसरप्शन हो गया था, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया था चावल का, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा कि भाई ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई ये भी बहुत सारा जो चावल है, राइस है, वो भारत से परचेज करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट द थोरियम एंड इंडियाज 100 गीगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर मिशन, यानी शांति एक्ट के बारे में। इस बार शांति एक्ट को लेकर भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2025 में शांति एक्ट लेकर आया गया है। इस शांति एक्ट का मेन पर्पज है भारत में न्यूक्लियर एनर्जी पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। शांति एक्ट का मेन पर्पज क्या है? देश के अंदर में जो हमारा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। इसके लिए 18,000 से लेकर 20,000 टन ऑफ यूरेनियम की सालाना हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। थोरियम को बढ़ाने के लिए इंडिया के पास में थोरियम के रिजर्व्स है, तो भविष्य में हम थोरियम का भी इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है। तो शांति एक्ट का मेन पर्पज़ यही है कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी सही तरीके से ग्रो होती रहे। 2047 तक, 2047 तक भारत जो है 100 गीगावाट तक की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर आए। ये अल्टीमेट हमारा पर्पज़ है। और इसी के लिए आज जो स्टेजेस देखोगे, इंडिया में 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। एक होता है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें हम हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं रिएक्टर को ठंडा करने के लिए। इसमें जो मेन फ्यूल यूज़ होता है वो नेचुरल यूरेनियम होता है, नॉट दी एनरिच यूरेनियम। इसके बदले में जब ये यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम को जलाएंगे तो हमें बिजली मिलती है और प्लूटोनियम 239 मिलता है। फिर दूसरी स्टेज है भारत की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि इसमें जो प्लूटोनियम मिला है फर्स्ट स्टेज से, उस प्लूटोनियम को हम अपने सेकंड स्टेज में यूज़ करते हैं। प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का यूज़ करते हैं, जिससे यहाँ पर ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। और इस वाले स्टेज को रिसेंटली भारत ने पूरा भी किया है। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये भारत ने रिसेंटली कराया, नहीं कराया, न्यूज़ में था। ये ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, ये जितना फ्यूल खा रहा है उससे ज़्यादा फ्यूल को पैदा करता है, इसलिए ब्रीडर बोला है, प्रोड्यूस करता है। तो प्लूटोनियम 239 जितना इसमें जा रहा है उससे ज़्यादा प्लूटोनियम को ये प्रोड्यूस करेगा, जिससे भविष्य के अंदर में दोस्तों हम प्लूटोनियम और थोरियम का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में या थोरियम रिएक्टर्स के अंदर में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भारत के कुछ साइकिल है जिसमें हमारा मेन पर्पज़ है थोरियम वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो भी बनाए जाएं, जिसमें हेल्यू नाम का है, हाई एसए लो एनरिच यूरेनियम। इसमें हमारा मेन पर्पज़ है। तो हम थोरियम का यूज़ करना चाहना चाहते हैं, क्योंकि थोरियम बहुत सारा भारत में मिल जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये है एनएमडीसी लिमिटेड। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी भाई कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
तो भाई इन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है, एक साल में 50 मिलियन टन से ज़्यादा जो आयरन ओर है इसका प्रोडक्शन किया था, जिस वजह से ये चर्चाओं में था। तो ये पहली इंडियन माइनिंग कंपनी है क्या? ये फर्स्ट इंडियन माइनिंग कंपनी है जिसने एक साल में 50 मिलियन टन से ज़्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन किया है। नवरत्न स्टेटस इसको दिया गया है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। इंडिया का सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन यहाँ पर यही एनएमडीसी करती है। अब आयरन ओर क्या होता है भाई, आप सभी लोगों को यहाँ पर पता है, ठीक है। जैसे ये जो रॉक फॉर्म में है ना, इस रॉक फॉर्म में से आयरन को अलग करना, तो ये केवल आयरन ओर को ही प्रोड्यूस नहीं कर रही। आयरन ओर के अलावा यहाँ पर कॉपर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, डायमंड, इन सब का प्रोडक्शन यहाँ पर एनएमडीसी करता है। इंडिया की इकलौती डायमंड माइन है, इकलौती डायमंड माइन कहाँ पर? पन्ना, मध्य प्रदेश में, उसको भी ऑपरेट करता है एनएमडीसी। आयरन ओर क्या होता है? आयरन ओर बेसिक तौर पे मेटेलिक आयरन का मेन सोर्स है। जैसे आयरन ओर के कुछ टाइप होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, टेकोनाइट, जिसमें आयरन कंटेंट होता है। मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, लेकिन हेमेटाइट बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इंडिया बहुत सारा आयरन ओर को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें बहुत सारा आयरन या दूसरे और मेटेलिक आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। इंडिया चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आज के समय पर आयरन ओर का, और सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर भी है। भारत में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स आपको मिलेंगे, भंडार मिलेंगे, वो 8 राज्यों में है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा में कुछ आपको माइंस मिल जाएंगी, झारखंड में माइंस मिल जाएंगी, ठीक है। ये इन सब जगह पे अलग अलग प्रकार की माइंस मिल जाती हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि आयरन ओर है। अब आयरन ओर से ही यहाँ पर स्टील बनाई जाती है, और स्टील बेसिक तौर पे आज हमारे देश में 2% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन देती है। ओडिशा दुनिया का बोल रहा हूँ, ओडिशा बेसिक तौर पे भारत का आज सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ओडिशा में स्टील प्रोड्यूस हो रही है, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, और इन सब चीज़ों में आयरन ओर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है दोस्तों, पर्पल पटेटो। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है अबाउट दी पर्पल पटेटो। ये आर्टिकल है जो बात करता है, एक पंजाब के फार्मर हैं, उन्होंने साउथ अमेरिका से कुछ पर्पल पटेटोज मंगाए हैं, और उन पर्पल पटेटोज़ को भारत में ग्रो करने की कोशिश की गई है। तो पर्पल पटेटो दोस्तों आज पंजाब में शुरू हो चुका है ग्रो करना। यंग फार्मर के थ्रू यहाँ पर ये प्रमोट करा गया। ये इसका जो मेन ओरिजिन है, यानी कि मेनली जो पर्पल पटेटो है, ये कहाँ पर मिलते हैं? बोलीविया में मिलते हैं और पेरू में मिलते हैं, याद रखना। साउथ अमेरिका में, इंडियन रीजन में। इंडिया की जो वैरायटी है उसमें उसको हम बोलते हैं कुफरी जामुनिया। क्या बोलते हैं? कुफरी जामुनिया, ठीक है। थोड़े से एक्सपेंसिव पटेटोज होते हैं, और ये कुफरी जामुनिया जब ये भारत में आए तो हमने इनको कुफरी जामुनिया नाम दिया, ठीक है। और माना जाता है कि भाई ये जो पटेटोज़ हैं ये एंडियन रीजन से ओरिजिनेटेड है, यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर में खासकर ये ग्रो किए जाते हैं। इनका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पर्पल कलर का है, ठीक है। पर्पल कलर है क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो कंटेंट पाया जाता है वो उसका नाम है एंथोसियानिन। एंथोसियानिन की वजह से एक नेचुरल कंपाउंड है जो ब्लूबेरीज में होता है, इनमें भी है, जिसकी वजह से इनका कलर थोड़ा सा पर्पल है। शुगर फ्री है, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब कुछ यहाँ पर इन पटेटोज़ के अंदर में मिलता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, आपको बस इतना याद रखना है। नाम कुफरी जामुनिया। कुफरी जामुनिया क्या है? तो ये भारत की खुद की पर्पल पटेटो की वैरायटी है जो न्यूज़ में रह चुकी है। एंड दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये पर्पल पटेटोज़ का मेन ओरिजिन कहाँ पर है? तो एंडियन रीजन है साउथ अमेरिका का, बोलीविया, पेरू वाला रीजन, जहाँ पर बहुत सारा पर्पल पटेटो ग्रो किया जाता है। फिर एक आर्टिकल था यहाँ पर कुछ न्यूज़ में बना हुआ था कि भाई भारत ने अपनी म्यांमार के साथ में जो पल्स डील है वो आने वाले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। हमने म्यांमार के साथ में एक डील की थी, जहाँ पे म्यांमार से कुछ दालें खरीदने की बात की गई थी। कुछ नहीं, 2 प्रकार की दालें यहाँ पर खरीदने की बात की गई थी, उड़द और तूर। उड़द और तूर, ये याद रखना, ये 2021 में म्यांमार के साथ में अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब ये अग्रीमेंट खत्म हो रहा था, 5 साल पूरे हो रहे थे, तो हमने इसको फर्दर आने वाले 5 साल के लिए इसको फिर से और बढ़ा दिया है, एक्सपैंड कर दिया है। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। तो इंडिया म्यांमार के बीच में एक पल्स इंपोर्ट डील हुई थी 2021 में, बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया है। इसमें 2 ही दाल हम लोग परचेज कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उड़द और तूर कि बताओ भारत और म्यांमार की डील में वो कौन सी दाल है जिसके ऊपर में काम किया गया है? तो उड़द और तूर, उड़द और तूर, इसको रट लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि दालों को लेकर जब बात आ रही है तो भाई रिसेंटली वर्ल्ड पल्स डे, पल्स मिशन सरकार का ये सब शुरू किया गया था, क्योंकि हर साल 10 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड पल्स डे ऑब्जर्व करते हैं। भारत सरकार ने क्योंकि दाल इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो इंपोर्ट ना करके हम खुद से देश में प्रोड्यूस करें, इसके लिए सेल्फ सफिशिएंसी मिशन चलाया गया कि 1000 करोड़ खर्च करेंगे आने वाले 6 साल में, जिसमें तूर, उड़द और मसूर 3 प्रकार की दालों पर काम किया जाएगा। तूर जिसको हम लोग पीजन पी भी कहते हैं या अरहर की दाल कहते हैं। अरहर की दाल एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। मेजरली यूपी और एमपी में पाई जाती है, लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं इसे। कहाँ से? मोजाम्बिक से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है। तूर के बाद आपकी यहाँ पर उड़द होगी, सॉरी अरहर के बाद यहाँ पर जो है तूर है, अरहर है,
ठीक है, अरहर कहते हैं तूर को। ये उड़द हो गई, उड़द के अंदर में नाइट्रोजन फिक्सिंग एक कैपेसिटी पाई जाती है। और मेजर स्टेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उड़द को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मसूर की बात करेंगे तो मसूर भी यहाँ पर यूपी के अंदर में प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर कुछ कुछ दालें हैं जैसे तूर और उड़द, ये इंपोर्ट करते हैं हम लोग। किससे? म्यांमार से इंपोर्ट कर रहे हैं, मोजाम्बिक से भी यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था यूरिया के प्रोडक्शन के बारे में। अगेन यूरिया की बात हो रही है कि भारत दो तरीके से निर्भर है आज के समय पर वेस्ट एशिया के ऊपर में फॉर द यूरिया प्रोडक्शन। आज देश के अंदर में जो यूरिया प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर में आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा यूरिया ही इस्तेमाल हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फसलों को बढ़िया तरीके से ग्रो करने के लिए। लेकिन यूरिया किससे बनता है? किससे बनता है बताओ? अभी ऊपर बताया, नेचुरल गैस से। अब नेचुरल गैस के मामले में इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस इंपोर्टर। 50% LNG इंपोर्ट कर रहे हैं, 60% वेस्ट एशिया से आ रहा है। तो टॉप सबसे ज़्यादा LNG भारत जो परचेज करता है वो कतर से पड़ता है। 40% के हिसाब से जो कतर से LNG है वो भारत में आता है। समझ रहे हैं? अब इसी नेचुरल गैस से हम यूरिया को बनाते हैं। और अगर इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस की वजह से LNG ये नेचुरल गैस का जो सप्लाई है वो कम होगा तो ऑब्वियसली आपको क्या दिखाई देगा? यूरिया का प्रोडक्शन कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ पे यूरिया का शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा, इसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो LNG इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि भाई नेचुरल गैस जो है ये मेन रॉ मटेरियल है जिससे कि हम लोग आज के समय पर यूरिया बनाते हैं। LNG से ही अमोनिया प्रोडक्शन होता है, फिर यूरिया फर्टिलाइजर बनता है। ठीक है, बिना LNG के यूरिया का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। बाकी ये डिटेल्स मैं शेयर कर चुका हूँ कि कितनी कितनी निर्भरता भारत की देखने को मिल जाती है इन कंट्रीज़ के ऊपर में रिगार्डिंग दिस LNG इम्पोर्ट। फिर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था आज से कुछ समय पहले कि 19 ब्लॉक हैं क्रिटिकल मिनरल के। भाई 19 ऐसे देश के अंदर में ब्लॉक हैं जहाँ पर ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। वहाँ पे इनकी बोली लगवाने की बात हो रही थी कि बड़ी सारी कंपनी आएंगी, वो कंपनी बोली लगाएंगी और उसके बाद यहाँ से बहुत सारे मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगी। ठीक है, तो खैर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर ये नहीं है, इसको उतना ध्यान मत देना। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कॉफ़ी को लेकर भी बात हो रही थी। इंडिया की कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया था भारत और ईरान की वॉर की वजह से। तो जैसे हमारा राइस एक्सपोर्ट हिट हुआ, टी एक्सपोर्ट हिट हुआ, उसके अलावा आप देख पाओगे यूरिया बनाने में दिक्कत होने लगी। वैसे ही कॉफ़ी के ऊपर भी प्रॉब्लम आई। जो हम कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, कॉफ़ी एक्सपोर्ट प्रॉपर मात्रा में नहीं कर पा रहे थे। फिर क्योंकि कॉफ़ी एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो दोस्तों रिसेंटली पिछले साल की बात है, कॉफ़ी की एक नई स्पीशी भारत में खोजी गई है। प्लीज़ उसको याद रखिएगा। कॉफ़ी की जो नई प्रजाति भारत में खोजी गई है उसका नाम है ओपियोरिजिया एकिनेटा। क्या नाम है? ओपियोरिजिया एकिनेटा। ये नई कॉफ़ी की प्लांट स्पीशीज़ है जो भारत के अंदर में आज के समय पर खोजी गई है, जो स्पेशली वेस्टर्न घाट के अंदर में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, कॉफ़ी के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया है तो ये रहे सारे के सारे डिस्कशन। भाई कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन करते हैं दुनिया में, कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर भारत 8वें नहीं 7वें नंबर पर है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड की बात करेंगे तो कॉफ़ी बोर्ड आज बेंगलोर में नज़र आएगा। कर्नाटका भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। कॉफ़ी का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देखोगे तो ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, जो बहुत सारी कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो, जो ये कॉफ़ी होती है ना, इसकी 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कहोगे हाँ पढ़ रखा है, अरेबिका पढ़ा है, रोबस्टा पढ़ा है, ज़्यादातर यही पढ़ी होगी आपने। कॉफ़ी भी यहाँ पर ये देखी होंगी तो अमेरिका अरेबिका और रोबस्टा। कैफीन कंटेंट की वजह से यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन होता है। रोबस्टा में थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है, कैफीन ज़्यादा होता है ना। तो अरेबिका और रोबस्टा के अलावा 2 और टाइप्स होते हैं कॉफ़ी के। एक होता है लाइबेरिका और दूसरी होती है एक्सेल्सा। ये नाम भी याद रखेगा, लाइबेरिका और एक्सेल्सा। ये भी यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं कॉफ़ी के टाइप्स होते हैं। तो ये कॉफ़ी के बारे में सारा डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। बाकी 1 अक्टूबर को हर साल हम इंटरनेशनल कॉफ़ी डे को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बाकी ये देखोगे अभी सरकार ने 30 मिनरल ब्लॉक्स को ऑपरेशनलाइज कर दिया था 2025-26 में। यानी 2025-26 वाला जो हमारा साल निकला है उस पर्टिकुलर ईयर में जो सबसे ज़्यादा मिनरल भारत में प्रोड्यूस करा गया है उसका डिटेल था ये। जैसे मेजर मिनरल हमारे लिए लाइमस्टोन था जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में हुआ। सेकंड आयरन ओर था जिसका यूज़ हुआ स्टील इंडस्ट्री में। दूसरा मैंगनीज, माल और बॉक्साइड। और सबसे ज़्यादा ये प्रोड्यूस कहाँ से हुए? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गोवा से, ओडिशा से, कर्नाटका से। ओडिशा आपको पता है भाई भारत के अंदर में सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा ये डिस्कशन हो गया कि भाई लास्ट ईयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल हमारे लिए रहे हैं। लाइमस्टोन रहा है, आयरन ओर रहा है, मैंगनीज, माल और बॉक्साइड भी यहाँ पर रहा है।
ओके, चलिए। फिर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था सैंड माइनिंग को लेकर। भाई सुप्रीम कोर्ट ने सैंड माइनिंग को लेकर बात किया था कि भाई जो माफियाज हैं वो सैंड माइनिंग कर रहे हैं चंबल नदी में, जिससे चंबल नदी लगातार बर्बाद हो रही है, पल्यूट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रेत इसमें से निकाली जा रही है, इसके खिलाफ एक्शन लो। तो मैटर चल रहा था। तो चंबल सैंड माइनिंग के बारे में आपको समझ में आया क्या होता है। रेत बहुत ज़्यादा निकाली जाती है जब नदी के अंदर में से, और उस रेत को क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि उस रेत की डिमांड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। सैंड, ग्रेवल या क्रश्ड स्टोन्स की तरह यहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से रेत की डिमांड है, तो बहुत सारे माफिया आज इस रेत को निकालते हैं और ये बहुत बुरी तरह से प्रभाव डालता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला था कि भाई जो रेत निकाली जा रही है चंबल नदी से, यहीं पास में नेशनल चंबल सेंचुरी है, उस चंबल सेंचुरी के ऊपर में भी बुरा असर पड़ रहा है। ये नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में याद रखना, ये 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर प्रेजेंट है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन तीनों के मीटिंग पॉइंट पर नेशनल चंबल सेंचुरी हमको देखने को मिलती है। यहीं पर चंबल नदी प्रेजेंट है, और चंबल नदी में एक मगरमच्छ मिलता है जिसका नाम है घड़ियाल। घड़ियाल के बारे में याद रखिएगा, वो चंबल नदी में ही पाया जाता है। अभी मैं जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक है ना, एनवायरमेंट वाला सेक्शन, उसमें आपको घड़ियाल के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर एक आर्टिकल प्रेजेंट था दोस्तों, यहाँ पर एक आर्टिकल की चर्चा हो रही थी जहाँ पे सरकार ने 40 पेट्रोकेमिकल आइटम्स के ऊपर में ड्यूटी को कम कर दिया था। कुछ टैक्सेस वगैरह यहाँ पर कम कर दिए थे ताकि यहाँ पर ये पेट्रोकेमिकल आइटम सस्ते सस्ते भारत में आते रहें, क्योंकि वेस्ट एशिया के सप्लाई चेन के डिसरप्शन की वजह से ये प्लास्टिक थोड़ी सी महंगी हो रही थी। तो सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, महंगी हो रही है कोई बात नहीं, अब जो इंपोर्ट करते हैं हम, तो इंपोर्ट करते हुए जो टैक्स लगाया जाता है, ड्यूटी लगाई जाती है, वो ड्यूटी नहीं लगाएंगे। और ड्यूटी नहीं लगाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेट्रोकेमिकल आइटम है थोड़े से सस्ते रहेंगे। अब आपको करना क्या है, पेट्रोकेमिकल के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोकेमिकल क्या होता है? ये प्रोपाइलिन, ये प्रोपाइलिन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, पॉलीऑल्स हो गया, एनहाइड्रस हो गया, एनहाइड्रस अमोनिया हो गया। तो प्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीऑल्स, एनहाइड्रस अमोनिया, ये जितने भी आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सारे के सारे की पेट्रोकेमिकल्स हैं। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं? पेट्रोकेमिकल्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई इंश्योर करना, कॉस्ट को कम करना, मार्केट को स्टेबलाइज करना। ठीक है, तो इन सब का यूज़ होता है आज प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर में। ये बनते किससे हैं? मेनली यहाँ पर क्रूड ऑयल वगैरह से बन रहे होते हैं। तो अभी इसकी इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार ने ड्यूटी कम की, जिस वजह से ये न्यूज़ में था, क्योंकि प्लास्टिक गुड्स के जो प्राइसेस है वो बढ़ते चले जा रहे थे। अब यहीं पर आपने पॉलीमर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे आप ये पेट्रोकेमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीऑल्स, ये सब हैं क्या दोस्तों? ठीक है, ये सब हैं क्या? ये सब यहाँ पर आपके पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स के टाइप होते हैं पॉलीथिलीन, उसके अलावा हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके अलावा पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया। ये सब पॉलीमर्स होते हैं जिससे प्लास्टिक वगैरह बनाई जाती है। ठीक, क्लियर हो गया। इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा पॉलीमर कंज्यूमर है, पॉलीमर का कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल से ही पॉलीमर बनता है। इस प्लास्टिक का यूज़ होता है पैकेजिंग में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, टेक्सटाइल के अंदर पे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इससे प्रदूषण भी होता है। कौन सा प्रदूषण? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, प्लास्टिक जब ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंट में रिलीज होगा तो प्लास्टिक पोल्यूशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर आता है आपका यहाँ पर अगला सेक्शन। ओडिशा के अंदर में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पुलिस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में एक झड़प हो गई थी, क्लैश हो गया था। पुलिस और ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में जब ये झड़प, ये जो क्लैश हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों बॉक्साइट माइनिंग के इशू को लेकर। अब ये क्या है पूरा मैटर, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बॉक्साइट माइनिंग का। एक्चुअली में क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है बॉक्साइट माइनिंग के लिए, लोग ओडिशा के गांव में जाते हैं, है ना। सारे राइट्स उनके, जो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी, उनके राइट्स को वॉयलेट किया जाता है। तो ये मैटर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था। तो अब यहीं पर बहुत सारी चिंता है अबाउट दी बॉक्साइट प्रोजेक्ट, कि पहले उनसे लोगों से पूछना चाहिए था, उनका कंसर्न लेना चाहिए था, तब जाके बॉक्साइट की माइनिंग करते। मैटर काफ़ी उठा। अब ओडिशा और बॉक्साइट माइनिंग चर्चाओं में आ गया। ओडिशा, जैसा अभी हमने पढ़ा, स्टील के प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है आज भारत के अंदर में ओडिशा। वैसे ही दोस्तों भारत का जो बॉक्साइट है वो भी 44%, कितना, 44% भारत का बॉक्साइट यहाँ पर ओडिशा प्रोड्यूस करता है। अब बॉक्साइट के यूजेस क्या क्या हैं? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का यूज़ हो रहा है एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए है ना। एल्यूमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट से, और उसी एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, और कंस्ट्रक्शन के अंदर में उसी एल्यूमिनियम, सेम एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट व्हाट इज अ डायस्पोर। देखो डायस्पोर क्या है, बेसिक तौर पे एक बॉक्साइट ओर का टाइप है, बॉक्साइट ओर का टाइप डायस्पोर, जिसमें से हमको बॉक्साइट मिलता है। तो डायस्पोर के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी बॉक्साइट के बारे में बीच में मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया भी है। देखो बॉक्साइट जो है मेन है ओर है एल्यूमिनियम के लिए, क्योंकि बॉक्साइट का मेन यूजेज क्या है, बॉक्साइट मेनली एल्यूमिनियम के लिए ही यूज़ हो रहा है। 80% इससे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन ही किया जाता है।
भारत के अंदर में बॉक्साइट मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओडिशा में, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, और तीसरा यहाँ पर हो गया हमारा गुजरात। भारत बहुत सारा बॉक्साइट एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया, इटली, यूके, जर्मनी को, ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देखोगे तो वैसे यहाँ पर रिजर्व्स की बात हो रही है। भंडार के मामले में गिनिया, भंडार के मामले में गिनिया टॉप पर है, गिनिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। प्रोडक्शन के मामले में आप देख पाओगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ऊपर आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन कर रहा होता है। लेकिन भंडार के मामले में गिनिया है दोस्तों, गिनिया का नाम याद रखना, ये छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बॉक्साइट की बात हो गई। फिर यहाँ पे जाम्बिया चर्चाओं में था। क्यों चर्चाओं में था? क्योंकि भारत ने जाम्बिया के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील किया था, याद होगा। भारत ने जाम्बिया के साथ में एक बहुत ही रेलिवेंट डील साइन किया था, जो अभी कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। ठीक है, तो एक क्रिटिकल मिनरल को लेकर डील किया था, जिसको लेकर जाम्बिया ने बाद में मुकर गया। जाम्बिया कह रहा है कि भाई आपने मिनरल ढूंढ लिया है, ठीक है, हम आपको एक्सट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसको निकालने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो जाम्बिया की लोकेशन याद रखिएगा, अफ्रीका में प्रेजेंट है भाई, है ना। अफ्रीका के आसपास काफ़ी सारे कंट्रीज़ है जो जाम्बिया के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। जाम्बिया के नीचे जिम्बाब्वे है, ठीक है, नीचे नामीबिया है, फिर यहाँ पे मोजाम्बिक है, मालावी है, उसके बाद तांजानिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अंगोला है, जो जाम्बिया के साथ में अपने कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो जाम्बिया के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, एंड जाम्बिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर कौन प्रोड्यूस करता है? चिली ऊपर पड़ा था। सेकेंड प्रोड्यूसर कौन है कॉपर का सबसे ज़्यादा? तो जाम्बिया, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। जाम्बेजी नदी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जाम्बेजी नदी के ऊपर विक्टोरिया फॉल है, और जाम्बेजी नदी वहीं से होते हुए आकर सीधा कहाँ पे खाली होती है? ये खाली होती है इंडियन ओशन के अंदर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक आ चुकी है जिसका नाम है लेक तांगेनिका। लेक तांगनयिका नाम याद रखना, सेकेंड डीपेस्ट लेक है, और दूसरी लेक करीबा। लेक करीबा भी यहीं पर प्रेजेंट है। लेक तांगनयिका, लेक करीबा, और तीसरी लेक है लेक तुर्काना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो न्यूज़ में सब अफ्रीकन रीजन में प्रेजेंट हैं, जिसका नाम आप ये ध्यान में रख सकते हैं। तो भारत जाम्बिया के बीच में अभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर ये पूरा राइट हुआ था कि बेसिक तौर पे भारत ने बोला आप हमको राइट्स दो, हम आपके देश में क्रिटिकल मिनरल की खोज करेंगे। तो भारत ने खोज की। अब भारत को बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल मिला, क्योंकि जाम्बिया में मेनली कोबाल्ट और कॉपर मिल रहा है। कोबाल्ट का यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। कॉपर का यूज़ हो रहा है पावर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ये दोनों चीज़ें इंडिया को मिली। अब जब मिली तो जाम्बिया से हमने बोला कि चलो हम इनको निकाल लेंगे, खुदाई करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। जाम्बिया ने मना कर दिया कि भाई देखो, हम एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं कहे थे, हम ये इतना कहे थे कि भाई आप अपना आराम से ये ढूंढ सकते हो, मिनरल एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर अटक गया था। फिर एक आर्टिकल न्यूज़ में था कि भाई भारत आज के समय पर सल्फर एक्सपोर्ट्स के ऊपर में रोक लगाने की बात कर रहा था, क्योंकि सल्फर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत में शॉर्टेज हो जाएगा, ये बात हो रही थी। ठीक है, सप्लाई का शॉर्टेज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों सल्फर को एक्सपोर्ट करने के ऊपर में इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, चाइना ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे ऑलरेडी। अब सल्फर का यूज़ कहाँ पे होता है इतना याद रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आप लोग ऊपर पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? नेचुरल गैस से हम लोग यूरिया बना रहे हैं, वैसे ही सल्फर का यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में। अमोनियम सल्फेट बनाने में, सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने में सल्फर का यूज़ होता है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली अगर आप जब इम्पैक्ट देखोगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में एक स्टेबल फर्टिलाइजर सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे देश में वो जो सल्फर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सप्लाई का ऑलरेडी शॉर्टेज हो रहा था, है ना। तो मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट्स कम हो पा रहे थे, हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सल्फर के एक्सपोर्ट के ऊपर में रोक लगा दी थी। बाकी सल्फर कैसा दिखाई देता है? ये येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली। इंडिया का जो मेन डिपॉजिट है सल्फर का वो कहाँ पे मिलता है? पूगा वैली में मिलता है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर मिलता है? पूगा वैली में। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पूगा वैली में ये सल्फर मिलता है, भारत का मेन प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, फिर बाकी सल्फर थोड़ा येलो कलर का है, ब्रिटल है, पूगा वैली में मिलता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश में सल्फर पाया जाता है। सल्फर का यूज़ क्या है? सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड का बाद में यूज़ कर देते हैं हम अपने खाद में, फर्टिलाइज़र में, ऑयल को रिफाइन करने में, रबर में, रबर के अंदर खिंचाव बढ़ाने के लिए वल्कनाइजेशन में सल्फर का यूज़ होता है, डिटर्जेंट, केमिकल, फंजीसाइड्स, लाइटनिंग के अंदर में जो सल्फर लैम्प्स वगैरह भी आते हैं तो उसमें भी यहाँ पर सल्फर का यूज़ होता है लैम्प्स वगैरह में। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल जिसमें यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है अबाउट द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर इन आगरा। तो ये पिछले साल भी चर्चाओं में था, जहाँ पर सरकार ने एक ग्लोबल पोटैटो सेंटर, रिसर्च सेंटर बनाने की बात की गई है उत्तर प्रदेश आगरा के अंदर में। देखो, पोटैटो के ऊपर में रिसर्च किया जाए, इसके लिए पोटैटो को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसको हम IP कहते हैं। ठीक है, सॉरी
CIP कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। सुनो, ये इसको कह सकते हो आप इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। दुनिया का सबसे बड़ा पोटैटो सेंटर कहाँ पर है भाई? वो पेरू में प्रेजेंट है। पेरू जो कि हमारी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, याद रखिएगा, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है। अब यही पोटैटो सेंटर के ढेर सारे रीजनल ग्रुप्स को ये लोग ओपन कर रहे हैं। तो एक इन्होंने रीजनल रिसर्च ग्रुप, एशिया का रीजनल रिसर्च ग्रुप भारत में ओपन करने की बात की गई थी आगरा के अंदर में, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो आपको क्या करना है, 2-3 फैक्ट्स याद रखने हैं। पहले आपको याद रखना है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के बारे में। ये पोटैटो सेंटर का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है भाई? लीमा में, पेरू के अंदर प्रेजेंट है। 1971 में ये जो पोटैटो सेंटर है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पज़ है पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड इवन एंडियन रूट्स और ट्यूबर्स के ऊपर में काम करना। भारत इसके साथ ऑलरेडी मिलकर काम कर रहा है। अब इसी का ही एक और बॉडी साउथ एशिया के अंदर में हम एक रीजनल सेंटर ओपन करना चाहते हैं रिगार्डिंग पोटैटो। जो रीजनल सेंटर ओपन करने की बात की गई पोटैटो की, वो सब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। वो कहाँ पर ओपन करने की बात की जा रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर में, सिंगना, आगरा के अंदर में। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी पोटैटो के बारे में बात करोगे भाई, तो पोटैटो जो है एंडीज क्रॉप है, साउथ अमेरिका से बिलोंग करने वाली क्रॉप है, जो भारत में लेकर आई गई थी पोर्चुगीज़ के थ्रू 17वीं सेंचुरी के अंदर में। ओके, मेनली यहाँ पर ये राबी क्रॉप है। और भारत का जो नया सेंटर ओपन करने की बात की गई है वो उत्तर प्रदेश में ओपन करने की बात की गई है। बाकी हेडक्वार्टर जो खासकर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो कहाँ पर मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर लीमा, जो पेरू के अंदर में प्रेजेंट है, वहाँ पर मिल जाएगा। पोटैटो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यहाँ पर चाइना में है, मतलब चाइना है। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। इंडिया चाइना को मिला दे तो दुनिया का 1/3 पोटैटो का प्रोडक्शन यही दोनों कंट्रीज़ मिलकर कर रहे हैं। ओके, तो चाइना, इंडिया आर दी टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर्स। बाकी पोटैटो के प्रोडक्शन की बात होगी तो मैंने आपको बता दिया, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू में प्रेजेंट है। पोटैटो राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप ध्यान में रखिएगा, जैसे हमारी वीट राबी क्रॉप है वैसी पोटैटो राबी क्रॉप है। ऊपर हमने वीट के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, चलिए भाई, पोटैटो वही सेम चीज़ है, आर्टिकल दोबारा रिपीट हो गया है, डोंट वरी। ये हो गया हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन खत्म। ठीक है, अब दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि इसी वाले सेक्शन के अंदर में, देखो अभी मैं अगर इसमें एनवायरमेंट का सेक्शन भी ऐड कर दूँ, स्पीशीज़ का सेक्शन भी ऐड कर दूँ, तो हो सकता है ये सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए। तो इस वाले सेशन में हम केवल ज्योग्राफी तक चीज़ों को सीमित रखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आप लोगों से कि 2 सेक्शन और ऐड करेंगे। इस वाले सेशन में हम ज्योग्राफी तक सीमित रखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो एनवायरमेंट, स्पीशीज़ इन न्यूज़ होगा उसको हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, एक छोटे से वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में यहाँ पर वो वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दीपक यादव एजुकेशन UPSC टाइप कर देना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से इन PDFs को आप लोग पा सकते हैं। चलिए, तो ज्योग्राफी का सेक्शन भी खत्म कर लिया है। सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह पर मिल चुका है आपको। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।